कक्षा में आप सबका स्वागत है। मेरा आज का विषय है अर्थशास्त्र और अर्थशास्त्र में भी मेरा विषय रहेगा व्यष्टिगत अर्थशास्त्र। और व्यष्टिगत अर्थशास्त्र को बताने से पहले मैं अर्थशास्त्र के बारे में आपको बताना चाहूँगा। अर्थशास्त्र शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ जमा शास्त्र। अर्थ का अभिप्राय होता है धन और शास्त्र का मतलब होता है वैज्ञानिक अध्ययन। ऐसा शास्त्र जिसमें धन का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार से अर्थशास्त्र में इंग्लिश में इसका अर्थ होता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के ओकियोस और नेमन से लिया गया है, जिसका अभिप्राय होता है ओकियोस मतलब गृह और नेमन मतलब प्रबंध। तो एक गृहस्थ अपने गृह का प्रबंध कैसे करता है उसको अर्थशास्त्र कहते हैं। इसी प्रकार से सामान्यतः हम ये कहेंगे अर्थशास्त्र इसलिए पढ़ा जाता है कि मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती हैं, साधन सीमित होते हैं। मीनिंग डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। और साधनों के सीमित होने के कारण उनके वैकल्पिक प्रयोग किए जाते हैं और वैकल्पिक प्रयोग द्वारा अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि की जाती है। उसको अर्थशास्त्र कहते हैं। समय समय के अनुसार अर्थशास्त्र की परिभाषाएं अलग अलग लेखकों ने अलग अलग दी हैं। जो पहली परिभाषा सर एडम स्मिथ द्वारा सन 1776 में दी गई थी, जिसको धन संबंधी परिभाषा कहा जाता है और उनको अर्थशास्त्र के जनक भी कहा जाता है, आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता। और 1776 में उनकी जो प्रसिद्ध कृति थी उसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। उसमें इन्होंने कहा था कि धन को जितना हो सके उतना ज़्यादा इकट्ठा करो। और इसी आधार पर इस परिभाषा की आलोचना हुई, क्योंकि इन्होंने धन को सर्वोपरि बना दिया था। और दूसरी परिभाषा जिसको अर्थशास्त्र की भौतिक परिभाषा भी कहते हैं, डॉक्टर मार्शल द्वारा दी गई। और इनकी जो पुस्तक थी उसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ये 1890 में दी गई थी। और इन्होंने इस परिभाषा में ये बताया कि अर्थशास्त्र मानव जाति का अध्ययन करता है। यह व्यक्तिगत तथा सामाजिक कार्यों के उस भाग का अध्ययन करता है जिसका घनिष्ठ संबंध कल्याण प्रदान करने वाले भौतिक पदार्थों की प्राप्ति से होता है। इस परिभाषा की आलोचना का मुख्य आधार यह रहा कि इन्होंने भौतिक साधनों की बात की, अभौतिक के बारे में कुछ नहीं बताया और चयन के बारे में भी नहीं बताया। फिर इससे अगली परिभाषा डॉक्टर रॉबिन्स द्वारा सन 1932 में दी गई, जिसको धन की दुर्लभता संबंधी परिभाषा भी कहा जाता है। और रॉबिन्स ने सन 1932 में अपनी प्रकाशित पुस्तक एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस में अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा दी है, जिसमें इन्होंने बताया है
कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो विभिन्न उपयोगों वाले सीमित साधनों तथा उद्देश्यों से संबंध रखने वाले मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। इसमें इन्होंने बताया कि अर्थशास्त्र में डिमांड जो है वो ग्रेटर देन सप्लाई है, अर्थात दुर्लभता पाई जाती है और दुर्लभता के कारण चयन किया जाता है। तो इन्होंने अर्थशास्त्र को चयन का शास्त्र बना दिया और इस आधार पर भी इसकी आलोचना हुई है कि इन्होंने आर्थिक विकास को के बारे में कुछ नहीं बताया, आर्थिक कल्याण के बारे में कुछ नहीं बताया। तो अगली जो परिभाषा है वो विकास केंद्रित परिभाषा है जो आधुनिक अर्थशास्त्रियों सैमुएल्सन, फर्गुसन आदि के द्वारा दी गई है। इसमें इन्होंने डॉक्टर मार्शल की और रोबिन्स की परिभाषा को मिक्स किया और इसमें इन्होंने बताया कि अर्थशास्त्र में मनुष्यों की आवश्यकताओं की संतुष्टि की जानी चाहिए, लेकिन साधनों के उचित प्रयोग द्वारा। तो इन परिभाषाओं के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं, या निष्कर्षता हम अर्थशास्त्र की ये परिभाषा दे सकते हैं कि मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती हैं, साधन सीमित होते हैं, साधनों का प्रयोग जो है मनुष्य अपने उपभोग के लिए, उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि के लिए, उत्पादक अधिकतम लाभ के लिए और सरकारें अधिकतम सामाजिक कल्याण के लिए अपने साधनों का उचित प्रयोग कैसे करती है उसको अर्थशास्त्र कहते हैं। इसके बाद अगला विषय है कि अर्थशास्त्र क्या चयन का शास्त्र है। तो जैसा कि हमने अर्थशास्त्र की परिभाषा में देखा, मुख्यतः यह चयन का शास्त्र है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे पास उपलब्ध साधन होते हैं उसमें से हम चयन करते हैं, चॉइस करते हैं। जो हमारा चयन होता है उसके आधार पर ही विकास या हमारा कल्याण होता है। वैसे चयन से हमारा अभिप्राय यह होता है कि उपलब्ध सीमित साधनों में से विकल्पों के चुनाव से होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि पहली बात तो ये है कि साधन असीमित होते हैं, साधन सीमित होते हैं, आवश्यकताएं सीमित होती हैं और उपलब्ध साधनों के वैकल्पिक प्रयोग द्वारा हम अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हैं। उपभोक्ता के तौर पर जो चयन होता है वो अधिकतम संतुष्टि के लिए होता है। एक उपभोक्ता सोचता है कि कैसे धन को खर्च किया जा सके ताकि उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। एक उत्पादक का चयन अधिकतम लाभ के लिए होता है। अपने आय या साधनों का प्रयोग कैसे करे ताकि अधिकतम उत्पादन किया जा सके। और राष्ट्रीय स्तर पर चयन इस प्रकार होता है ताकि अधिकतम सामाजिक कल्याण प्रदान किया जा सके। सरकारों का काम होता है कि अधिकतम सामाजिक कल्याण
या लोगों की अधिकतम सेवा की जा सके। नेक्स्ट है मेरा विषय अर्थशास्त्र की विषय वस्तु या सामग्री। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु या सामग्री में है हम सभी आर्थिक क्रियाओं को शामिल करते हैं। और आर्थिक क्रियाएं स्पेशली, पहले आर्थिक क्रिया की परिभाषा की बात कर लेते हैं। आर्थिक क्रिया वह क्रिया है जिसमें उन सभी वस्तुओं को के उत्पादन, उपभोग और निवेश से है जो उपयोगिता को बढ़ाती है। तो पहला विषय आता है उत्पादन। उत्पादन के बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन मैं यहाँ ये बता देना चाहता हूँ कि उत्पादन के 4 साधन होते हैं: भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम। और इसी तरह से उपभोग, इसका भी हम अध्ययन बाद में करेंगे। लेकिन उपभोग का मतलब ये होता है कि कोई उपभोक्ता कैसे वस्तु और सेवा का उपभोग करता है। ये भी जब समष्टिगत अर्थशास्त्र की बात चलेगी तो उसमें बताएंगे। तीसरा निवेश। निवेश का मतलब होता है कि किसी पूंजीगत पदार्थ या वस्तु को खरीदना। और चौथा विनिमय। विनिमय का मतलब होता है क्रय विक्रय, और इसको भी वैसे 2 भागों में बांटा जाता है: वस्तु विनिमय और साधन कीमतों पर। मतलब वस्तु कीमत निर्धारण और साधन कीमत निर्धारण। वस्तु कीमत की बात आती है तो इसमें हम बाजारों की बात करेंगे, पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, एकाधिकारी प्रतियोगिता। और साधन कीमतों की बात करेंगे तो इसमें साधनों के बदले में जो पुरस्कार दिया जाता है, भूमि के बदले में लगान, श्रम के बदले में मजदूरी, और इसी तरह से पूंजी के बदले में ब्याज और उद्यम के बदले में लाभ। तो इसके बाद इसकी चर्चा बाद में की जाएगी। अब बात की जाती है व्यष्टिगत अर्थशास्त्र की। व्यष्टिगत अर्थशास्त्र जो मेरा आज विषय है, वैसे व्यष्टि का मतलब वैसे व्यक्ति होता है, और इंग्लिश में इसका अर्थ माइक्रो होता है। और माइक्रो जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के माइक्रोज से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है छोटा। तो व्यष्टिगत अर्थशास्त्र में हम व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं, जैसे एक फर्म, एक गृहस्थ। इसके बाद जो दूसरा है वो है समष्टिगत अर्थशास्त्र। समष्टिगत अर्थशास्त्र का अर्थ होता है बड़ा वैसे, और इंग्लिश में इसका अर्थ होता है मैक्रोस। जो मैक्रोस है वो ग्रीक भाषा के मैक्रोस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बड़ा। अर्थात इसमें समूह से संबंधित इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। देश, हम देश की बात करेंगे इसमें। जो अर्थशास्त्र है यह रैगनर फिश द्वारा 1933 में अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा था, माइक्रो और मैक्रो। तो इसका मैंने बता दिया। अब बात आती है
व्यष्टिगत और समष्टिगत अर्थशास्त्र में अंतर। तो अंतर की बात मैं पहले करूंगा। तो अंतर में पहला अंतर आएगा कि व्यष्टिगत अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है और दूसरे में समूह की इकाइयों का। तो बोलने का मतलब इसमें स्मॉल यूनिट्स और उसमें ग्रुप या लार्ज यूनिट्स का अध्ययन किया जाएगा। और दूसरा अंतर, व्यष्टिगत अर्थशास्त्र में कीमत निर्धारण का अध्ययन किया जाता है और समष्टिगत अर्थशास्त्र में सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है। तीसरा अंतर, व्यष्टिगत अर्थशास्त्र में समष्टिगत चर स्थिर रहते हैं, जैसे कि एक देश की राष्ट्रीय आय। इसी तरह से समष्टिगत अर्थशास्त्र में व्यष्टिगत चर स्थिर रहते हैं। चौथा अंतर, व्यष्टिगत अर्थशास्त्र में सरकार का कम हस्तक्षेप होता है, जबकि समष्टिगत अर्थशास्त्र में सरकार का हस्तक्षेप होता है। चौथा अंतर, पांचवा सॉरी, व्यष्टि समष्टि विरोधाभास। तो जो चीज़, विरोधाभास का मतलब ये है कि जो चीज़ हो सकता है कि एक व्यक्ति के लिए ठीक हो, एक राष्ट्र के लिए ठीक ना हो। जैसे कि व्यक्ति कोई भी बचत करता है, सेविंग एक व्यक्ति के लिए गुण हो सकती है, लेकिन एक राष्ट्र के लिए यह अवगुण हो सकता है, क्योंकि जो समष्टिगत अर्थशास्त्र है वो बताता है कि एक व्यक्ति का व्यय दूसरे व्यक्ति की आय होती है, अर्थात जितना ज़्यादा खर्च होगा उतना ज़्यादा लोगों की आय में वृद्धि होगी। तो ये अंतर हैं व्यष्टि और समष्टिगत अर्थशास्त्र में। इसके बाद अगला विषय है मेरा व्यष्टिगत अर्थशास्त्र का क्षेत्र, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इसके जो मेन स्कोप हैं, पहला आता है कि इसमें हम लोग किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। पहला है मांग का अध्ययन, दूसरा है उत्पादन का अध्ययन या सिद्धांत, और तीसरा है कीमत निर्धारण का सिद्धांत, और चौथा है साधन कीमत का निर्धारण। तो इनकी बात भी हम बाद में करेंगे। अभी ये है कि जैसे मांग क्या होती है, मांग का नियम क्या है, इसी तरह से उत्पादन क्या है, उत्पादन के नियम जितने भी हैं, इसी तरह से कीमत निर्धारण, जैसे कि अलग अलग बाजार होते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, एकाधिकारी प्रतियोगिता, बाजारों में कीमत का निर्धारण कैसे होता है। इसी तरह से साधन कीमतें हैं और साधन कीमतों में साधन की कीमतों का निर्धारण कैसे होता है। तो इतना आज के लिए काफ़ी है। जो प्रश्न मेन इसमें बने, पहले जैसे अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। सर एडम स्मिथ ने अपनी जो पुस्तक लिखी उसका नाम क्या है, या उनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बताओ, कब लिखी थी। इसी तरह से भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा किसने दी और कब दी और क्या परिभाषा थी। इसी तरह से दुर्लभता संबंधी परिभाषा क्या है, किसने दी, कब दी। और इसके बाद जो प्रश्न बनता है वो है कि अर्थशास्त्र को दो भागों में किसने बांटा, कब बांटा और कौन कौन से भाग हैं। इसी तरह से आगे
जैसे कि व्यष्टि और समष्टिगत अर्थशास्त्र में अंतर, ये सारे के सारे प्रश्न हैं। इसी तरह से जो व्यष्टिगत अर्थशास्त्र है वो ग्रीक भाषा के किस शब्द से लिया गया है, मैक्रो शब्द ग्रीक भाषा के किस शब्द से लिया गया है, इसी तरह से इकोनॉमिक्स जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के कौन कौन से शब्दों से मिलकर बना है। तो इन प्रश्नों के साथ मैं आज का वीडियो यहाँ समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद सुनने के लिए।